अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ताउन से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 19 अगस्त का दिन इंसानियत से दोस्ती के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि इंसानी फलाह व बहबूद के लिए बेलौस जज्बे के तहत काम करने वाले इमदादी कारकुन और इदारों की खिदमत को सराहा जाएगा। इंसानी फलाह व बहबूद के लिए मुतहरिक अफराद का ख्याल रखा जाएगा और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाले इमदादी कारकुन की खिदमत के एतराफ़ में हर मुमकिन हौसला अफजाई की जाएगी ताकि लोगों में इंसानियत की खिदमत और इंसानों से दोस्ती और खैर खाही का जज्बा परवान चढ़ सके। वैसे भी इंसानियत से दोस्ती और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खिदमत सर अंजाम देने में मुसलमानों की जिम्मेदारी दीगर कौमों और तबकों से ज़्यादा है, क्योंकि हमारे प्यारे मजहब इस्लाम का बुनियादी दर्स ही फलाह इंसानियत और खैर ख्वाही है। इंसानों की बेलौस खिदमत के लिए मुसलमानों की कुर्बानी इंसान दोस्ती के बेश कीमत जज्बों की तर्जुमानी का फरीज़ा सर अंजाम देती है और उन्हें दूसरे इंसानों से मुमताज़ करती है। अगर मुआशरे को इंसान के लिए मुफीद बनाना है तो इसका तरीका फ़क्त यही हो सकता है कि इंसान दूसरों के काम आए और हर दूसरे इंसान की भलाई की कोशिश के लिए हर वक्त मुतहरिक भी रहे। इस हवाले से हम आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज से बचाने में मददगार ग़िज़ाएं। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा के दावे को IT एक्सपर्ट्स ने मुस्तरद कर दिया। मॉनसून दुल्हनें, कम उम्री की शादियों में इजाफा, हैरानकुन इंकशाफात। और पाकिस्तान में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के एशियन चैंपियनशिप का आगाज, भारत को पहली शिकस्त। प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। नाज़रीन, कैंसर एक ऐसा जानलेवा मर्ज है जो दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। अगरचे कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन इलाज अक्सर बहुत तकलीफदेह होता है और इसकी कामयाबी का इन्हसार मर्ज की तशखीस के वक्त पर होता है। इब्तदाई मराहिल में तशखीस होने पर इलाज के इम्कानात बेहतर होते हैं, लेकिन स्टेज 3 या उसके बाद के मराहिल में सेहतयाबी का इम्कान बहुत कम हो जाता है। मौजूदा दौर की ज़िंदगी के तर्ज जैसे कि गैर मुतवाज़न ग़ज़ा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और माहौलियाती अवामिल लोगों को इस बीमारी का आसान शिकार बनाते हैं। कैंसर जैसे मौजी मर्ज के ख़तरे को कम करने के लिए एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। किसी एक किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल कैंसर से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मुफीद ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आज के शो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कैंसर के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर समरा साबिर साहिबा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं और फिर कैंसर जैसे मौजी मर्ज से हम महफूज रह सकते हैं? देखिए, हमें इसके लिए सबसे पहले कि जो है ना फाइबर डाइट का बहुत इंटेक करना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली जो पेशेंट इन चीज़ में सफ़र कर रहे हैं और जो कि रिस्क पे होते हैं, ये मैं बताऊंगी कि कौन सा पेशेंट रिस्क पे होता है। ठीक है, तो आपको फाइबर डाइट का यूज़ करना चाहिए और आपको गुड प्रोटीन सोर्सेज लेने चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट, दो तरह के फ़ैट होते हैं, एक अनहेल्दी होते हैं जो कि अक्सर हम मना करते हैं, और एक हेल्दी फैट्स होते हैं, वो लेने चाहिए। और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, कि आपको कितना पानी पीना है, कितना पीना चाहिए। जो रिस्क पे होते हैं उनके लिए, जो इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट टाइप के कैंसर में, वो कितना लेना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपको थ्रू आउट लेके चलनी पड़ती हैं। अच्छा, मुतवाज़न ग़िज़ाएँ क्यों ज़रूरी होती है कैंसर के पेशेंट के लिए? देखिए, हर एक कोई भी इशू है, कोई भी मेडिकल इशू है, कोई भी कैंसर है या किसी किस्म की टाइप का भी है, आपको उसको ओवरकम करने के लिए उसको जो मुफीद डाइट होती है आपको वही लेनी पड़ती है। ठीक है, जब तक आप उससे रिलेटेड डाइट नहीं लेंगे या जो आपको पता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ इसके लिए बेहतर है, या हम वही चीज़ खा रहे होते हैं जो उल्टा उसके लिए नुकसान भी होती है, तो फिर उसके लिए एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है और ये इसके लिए अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि हमें ही अवेयरनेस नहीं है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसी तरह हमें ये भी अवेयरनेस नहीं है, जैसे आपने पहले जवाब में ये कहा कि फाइबर वाली चीज़ें हमें ज़्यादा खानी है। अब फाइबर किस में है वो भी बता दें। उसके बाद आपने कहा कि हमें गुड फैट्स लेने हैं, बैड फैट्स नहीं लेने हैं, वो भी डिस्क्राइब कर दें कि गुड फैट्स कौन से हैं और बैड फैट्स। जी ऐसी है। अब देखो, जो फाइबर डाइट होती है ना, बेसिकली जो मैं आपको कैंसर का थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कि बेसिकली जो हम इम्यूनिटी बूस्टर डाइट होती है ना, वो ही इनडायरेक्टली कैंसर की डाइट होती है।
ठीक है, जब हमारी इम्यूनिटी स्लो डाउन होती है, हमारी इम्यूनिटी ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, तो कैंसर सेल बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जब फाइबर डाइट होती है ना, जिसे किसी पेशेंट को डायरिया हुआ होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हुई होती है, तो ये फाइबर डाइट वो होती है जैसे होल फ्रूट होता है। हम अक्सर फ्रूट्स के छिलके उतार देते हैं, राइट, एप्पल का छिलका उतार देते हैं। आपने जब विंटर्स का सीजन होता है तो माल्टे के ऊपर वो जो व्हाइट कलर की लेयर्स होती हैं, हम अक्सर वो चुन चुन के उतार रहे होते हैं, इसको साइड पे कर दो। वो इसीलिए कहते हैं कि रॉ फॉर्म में फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस नहीं, क्योंकि फाइबर सारा निकल जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि अगर आप रॉ फॉर्म में ले रहे हो तो वो वॉश्ड हो प्रॉपर। ठीक है, ये उसका सबसे बड़ा मेन एलिमेंट है कि आपने अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं करना। जितना बैक्टीरिया जितने केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस आपके अंदर जाएंगे, उतने ही कैंसर सेल्स आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अब हम फाइबर की बात कर रहे थे कि जैसे कि होल फ्रूट होता है, इस कोल का छिलका है, ठीक है, ये फाइबर है। होल ग्रेन्स होते हैं कि जैसे अक्सर हमारे पास आटा होता है, हम ये व्हाइट चक्कियों का आटा खा रहे होते हैं। आजकल लोगों में ये चीज ट्रेंड है, बिल्कुल वो छान के, वो जिसके ऊपर उसका वो येलो कलर का बूरा जिसको कहते हैं, असल में वो ही फाइबर होता है, और वो ही हम छान के निकाल के साइड पे फेंक देते हैं। तो वो जो आप खा रहे होते हैं वो जस्ट एक मैदे की रोटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ये प्रोसेस्ड फूड और एक सुर्ख मीट गोश्त होता है, कहते हैं कि उसे भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, उसको इसलिए अवॉइड करना चाहिए। मैंने आप ये जो रेड मीट्स होते हैं, इवन फिश है, वो रेड मीट में नहीं, वाइट मीट है, रेड मीट, आपने इनको जो ना रॉ फॉर्म में यूज नहीं करना। अब रॉ फॉर्म इन सेंस कि जैसे फिश आप सुशी फॉर्म में यूज कर लेते हैं, आपने वो नहीं करनी। अब जो रेड मीट है, अक्सर हम बाहर रेस्टोरेंट्स पे जाएं या घर में, अक्सर वो अनकुक्ड रह जाती है। ठीक है, जैसे वो चिकन है या मटन बीफ है, अक्सर जैसे वो रेड कलर दिख रहा होता है, जैसे ही वो अनकुक्ड रहेगी, स्टेक में तो स्पेशली एग्जैक्टली, हाँ, तो जैसे ही वो थोड़ी अनकुक्ड रहेगी, वो आपके लिए मजीद डेंजरस ही होगी। अगर आपने रेड मीट लेना है तो वो फुली ओवर कुक्ड हो। ठीक है, और वो रॉ फॉर्म में आपने कोई भी फिश या रॉ फॉर्म में आपने कोई भी फूड नहीं लेना। अब इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि लाइक अंडे हैं, अंडे आप रॉ फॉर्म में एक माइनस की फॉर्म में होता है। ठीक है, वैसे तो बॉईल करके खाते हो, वो ठीक है, वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मैंने कहा प्रोटीन आपने लेना है। अंडे आपने बॉईल करके खाना है, या उसके ऑमलेट फॉर्म में खाना है, या उसका सालन जो भी आपको लाइक है, बट रॉ फॉर्म में उसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, लाइक माइनीज है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि इम्यूनिटी बूस्टर डाइट लेनी है, अगर हम रॉ फॉर्म में कोई चीज लेंगे तो उसके जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वो तो किल नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज कुक ही नहीं हुई। जब वो किल नहीं है प्रॉपर, तो वो आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन कर सकते हैं, जब वो आपको डायरिया कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं माइनीज नहीं खा सकती, मैं अगर खाऊँ तो मैं फॉरन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हूँ, ये मुझे एक पर्सनल एलर्जी है। अब इसी तरह फिर मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी, तो मेरी बॉडी में अगर कोई लमाफिर कोई ऐसा सेल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो फॉरन से उसको मौका मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अनकुक्ड फूड्स नहीं लेने, ताकि आपको इस चीज से बचना है। बेहतर तरीके से वो कुक्ड होने चाहिए। अच्छा, जिस तरह से आप ये कह रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर कुक करने का रिवाज कुछ और है। हम तो फिर वो घी में पूरी लेयर डालकर उस तरह से हम कुक करते हैं, जब तक तरी ऊपर नहीं आ जाती है तब तक हमारी तसल्ली नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मेजर पॉइंट क्लियर करती चलूँ। मेरे ख्याल से हमारे आज की टॉपिक है, यही एक मेजर पॉइंट है जो कि मैं कैंसर में लोगों को अवेयर करने आई हूँ। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, एक कंपाउंड होता है इरूसिक एसिड। ठीक है, ये किसी भी फूड में अगर 2% पाया जाए तो हम डॉक्टर्स या रिसर्चर्स कह देते हैं कि ये खाना या ये फूड जो है ना कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी में। ठीक है, तो इनसे अवॉइड करें। और जो सरसों का तेल है उसमें इरूसिक एसिड 40% प्लस है, और आजकल तो ट्रेंड बढ़ चुका है। सरसों हमने भी प्रिस्क्राइब किया है लोगों को फ्यू इयर्स बैक, हमने भी खाए हैं। आप मेरे पेशेंट्स की फाइल्स देखेंगे, हम उनको भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि सरसों की ऑयल पे आए, बाकी ऑयल छोड़ें। बट डिफरेंट रिसर्चेस डिफरेंट टाइम्स पे आ रही होती हैं। अगर अब कोई ले रहा है तो वो बेहतर है कि उसको छोड़ दे। मैंने कहा कि 2% इरूसिक एसिड किसी भी फूड में होता है तो उसके हाईली चांसेस होते हैं कि वो कैंसर प्रोड्यूस करें, और उसमें 40% प्लस है। ये रीसेंट रिसर्च है, ये रीसेंट रिसर्च है। पूरे यूरोप में हर जगह पे ये चीज बैंड है। ठीक है, तो फिर क्या सजेस्ट क्या करती हैं? ये ऑलिव ऑयल इज मच बेटर देन देसी घी। नहीं, ऑलिव ऑयल इज मच बेटर देन अदर ऑयल्स। ठीक है, घी वगैरह आपने यूज नहीं करना। और फिर ऑलिव ऑयल में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है, वो बेहतर है। फिर भी कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ऑलिव ऑयल हर एक की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है। तो पाकिस्तान में तो एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत कम मिलता होगा, अगर मिलता होगा। एग्जैक्टली। अब
आपकी जो मैंने कहा कि मस्टर्ड ऑयल से तो बिल्कुल हट जाना है। अब जो बाकी ऑयल्स बचे हैं वो आपकी अफोर्डेबिलिटी में जो भी ऑयल आ रहा है, आप घर जाके उसको एक दफ़ा सर्च कर लें कि इसके अंदर जो है ना इरूसिक एसिड कंपाउंड कितना है। इजीली गूगल पे आ जाएगा कि 2% है, 4% है, 6% है। जो सबसे मिनिमम है वो आप परचेज कर लें। इवन मस्टर्ड ऑयल के बजाय बाकी सारे ठीक हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, बट उसको आपने ओवर कुक नहीं करना। अक्सर हम लोग कोई चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं तो जब ऑयल की वो बबल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर तब वो जो है ना प्रोड्यूस हो रहा था वो कंपाउंड। तो ओवर कुक नहीं करना ऑयल को, खाने में घी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। आप प्रॉपर अपना सालन पहले हल्का सा उसको पानी में बॉईल कर लें, फिर कर लें, एंड पे हल्का सा तड़का लगा लें। बट बहुत ज़्यादा तरियों वाला सालन आपने इस्तेमाल नहीं। अच्छा, स्ट्रेस जो है वो भी एक मेन कॉज है कैंसर के लिए? हाँ जी, आप कह सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि हर डिसीज़ को वर्सन नहीं करता है। वो कैंसर हो, वो जो है हाइपरटेंशन हो, वो डायबिटीज़ हो, वो कोई भी है, उस चीज़ को ये वर्सन नहीं करता है। इसमें जो मेजर पेशेंट की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है। आप उनकी जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं या जो उनकी फैमिली है, जितना आप उनको एनर्जेटिक रखेंगे, जितनी आप उनको जो है ना इस बारे में गाइड करेंगे, उनका स्टेमिना बूस्ट होगा, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो वो इस चीज़ से ईजिली फाइट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक तो आपने सुशी के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी, और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि ये तो सबसे बेस्ट फूड है जो कि आप यू कैन टेक, और इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप स्लिम स्मार्ट भी रहेंगे। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा दोबारा से कि वो जो हम ऑलमोस्ट वो रॉ फॉर्मिंग हम वो खा रहे होते हैं। सेकेंडली, एयर फ्रायर के हवाले से बताइएगा कि अगर हम इस ऑयल वाले मामले से निकल के एयर फ्रायर की तरफ आते हैं, वो कितना बेहतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, अगर हम पहले सुशी वाली बात पे कर लें तो कोई भी चीज़ है वो पेशेंट टू पेशेंट और इशू टू इशू वेरी कर रही होती है। ठीक है। अब आप वेट लॉस के साथ कैंसर को मिलाएंगे तो ये कोई तुक तो नहीं बनता ना। अब देखिए, हर पेशेंट को हर इशू को अलग से डील करना होता है। समटाइम हम लोग जो है वो रॉ फॉर्म में दे रहे होते हैं। अब कैंसर वालों के लिए यही है कि उन्होंने रॉ फॉर्म में कोई फूड नहीं लेना। ठीक है, उनके लिए ये चीज मन्ना है। यही तो हमें अक्सर पता नहीं होता कि हमने क्या लेना है, क्या नहीं लेना। एग्जैक्टली। और अगर हम वो दूसरी बात करें, आपने क्या कहा था, एयर फ्राई ओवर बहुत ज्यादा। ये ना हो कि हमारे पाकिस्तान में ना हमें ये चीज होती है कि हमारे पास कोई नई चीज आ जाए ना, हम कहते हैं बस सुबह शाम दोपहर यही है बस, ठीक है। अगर कोई नई चीज पता लग गई है किसी भी लिहाज से, फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसी तरह आपने उसको हर खाना, हर टाइम, हर मील उसमें नहीं बनाना। ठीक है, वो भी एक उसमें भी जब आप ओवर बनाने लग जाते हैं ना, तो उसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लाइक जैसे माइक्रोवेव है, इसमें भी कुछ ऐसे रेडिएशंस, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं कि जो कि इस चीज़ को मजीद बढ़ाती हैं। लेकिन हम लोग वो सिर्फ हम लोगों ने हल्का सा टेम्परेचर पे सालन वगैरह गर्म करना होता है, मजीद वो जो बाहरी वाले ओवन होते हैं उनकी और बात है। तो इसलिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट जो है ना दिन में एक दफ़ा आपने कोई स्टीम चिकन कर लिया या आपने कोई चीज़ इस तरह ग्रिल कर ली, अदरवाइज बार बार आपने हर चीज़ और इसको लॉन्ग टाइम इस्तेमाल नहीं। अच्छा, पानी का इंटेक जो है उससे भी हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, देखिए, ये पानी के इंटेक पे थोड़ी ब्रीफली बात करने वाली है। ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और कैंसर के टाइप पे वेरी करता है। समटाइम कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि आपको वाटर रिटेंशन हो जाती है। वाटर रिटेंशन इन मतलब कि जैसे पेट में पानी पड़ जाना, किसी भी ऑर्गन में पानी का ज़्यादा हो जाना। ठीक है, तो मैं अक्सर ये चीज़ लोगों को कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड होता है कि ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा स्किन ग्लो करेगी, ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा बाल अच्छे होंगे। ये एक मिथ है, मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, पानी अक्सर हम कह रहे होते हैं कि हर बंदा 3 लीटर पानी लाजमी पिए, गुजारा ही नहीं है। देखो, वेट, एज, हाइट के अकॉर्डिंग बंदे की वाटर इंटेक निकलती है। हर बंदा 3 लीटर पानी नहीं पी सकता। ठीक है, और ये जो कैंसर वाले होते हैं इनके लिए तो जो 2 लीटर से भी नीचे पानी होता है। अब ये वेरी कर रहा होता है कि पेशेंट किस कैंसर में सफर कर रहा है, उसको कोई ऑर्गन का इशू तो नहीं हुआ, उसको ऑलरेडी कोई वाटर रिटेंशन का मसला तो नहीं है। इसलिए मैं डायरेक्ट एक जो है ना वो प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी कि आप इतना पानी पिए। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बट जो है अक्सर अमूमन ज़्यादातर जो कैंसर के पेशेंट हैं वो 64 ऑन्सिस जो हैं वो वाटर के ले सकते हैं। वो लेस देन 2 लीटर्स तक बनते हैं, 1.5 लीटर तक बनता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो प्रोसेस फूड का ज़रा दोबारा से बताइएगा। बहुत सी ऐसी रिसर्चेस पहले भी आए कि प्रोसेस फूड हमें नहीं लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा, और फिर दूसरी तरफ जो फ्रोज़न फूड भी हैं। सेकेंडली, जो खाने रात को हम फिर बॉल में डालकर फ्रिज में रख देते हैं और उनको 2-3 दिन तक इस्तेमाल करते रहते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी उसको कुछ ना कुछ असर हो रहा है,
फिर उसको दोबारा माइक्रोवेव किया जाता है, फिर दोबारा फ्रिज में रखा जाता है, इससे भी कोई कैंसर के हवाले से बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए अक्सर हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में नाश्ते तो मशहूर है, हम नाश्ते के लिए सुबह बाहर निकल होते हैं। आप देखें कि एक ही ऑयल में इतनी दफा पूड़ियां बन रही होती हैं, एक ही ऑयल में इतनी दफा समोसे वो फ्राई हो रहे होते हैं, वो ऑयल इतना गंदा होता है, ये वो भी सड़क पे एग्जैक्टली वो भी सड़क पे, और एक वो डस्ट, वो एक जो है वो, और ऊपर से जितनी दफा ऑयल रीयूज होगा उतने ही कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, जितनी दफा यूज होगा उतने ही। वो कहते हैं जायका भी तभी बनता है, तो वो फिर यार तो वो जायके के बाद जो पेशेंट्स की हालत होती है ना, फिर हम अब उन्हीं को ये डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आप मंथ में एक दफा, वीक में एक दफा, अगर आपने फ्राइड खाना है तो किसी अच्छी जगह को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे ऑयल इतना ना वो गंदे तरीके से बना हो। आप उन चीजों को रख लें, मंथ में एक बार हो गया, ये नहीं कि डेली वही नाश्ता किया जाए। बिल्कुल छोड़ना हल नहीं है, हमें सारा कुछ खाना है, पेशेंट को मारना थोड़ी है, लेकिन आप देख लें उसकी हालत की, एक ऑयल बिल्कुल काला सा हुआ होता है, आप किसी और जगह पे चले जाएं जहाँ पे एक दफा या घर में बना लें, घर में बना लें तरीके से, आप घर भी बना तो ये जितनी दफा ऑयल रीयूज हुआ होगा, वो वही प्रोसेस्ड फूड, आपको पिज्जा, बर्गर, शवारमा, इनमें जो है माइनीस, वो फिर वही बात आ गई कि उन्होंने माइनीस लगाई होती है, बर्गर में लगी होती है, शवारमा में लगी होती है, आर्टिफिशियल केचप्स होते हैं, और वो भी रॉ फॉर्म में बने हुए होते हैं, तो वो आपके लिए किसी भी तरह का डायरिया कॉज कर सकते हैं। तो जब डायरिया कॉज होता है तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होती है। अच्छा, मेकअप के बारे में एक रिसर्च आई थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि खवातीन में कैंसर ज्यादा पाया जा रहा है मर्दों की निस्बत, तो उसमें एक जो रीज़न है इसकी वो मेकअप की, हम कॉस्मेटिक्स जो यूज़ करते हैं, हम मास्क यूज़ करते हैं डिफरेंट अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, क्या वो ये है, ये मैंने भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च में पढ़ा था। इसमें आप इसका बेहतरीन हल यही निकाल सकते हैं कि अक्सर हम ये कर रहे होते हैं कि एक दूसरे का मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं, एक दूसरे की लिपस्टिक्स, एक दूसरे का वो जो होता है, अब देखो हर जो आपको नहीं पता, हमारे अक्सर पाकिस्तान में होता ये है, जब हमारा मसला बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है ना, तब हमें पता होता है भी अब हमने अपनी रिपोर्ट्स करवानी है, अब हमने डॉक्टर के पास जाना है, हम इनिशियल स्टेज पे उसको डायग्नोस कर ही नहीं पाते। ठीक है, पेशेंट घर में ही अपनी खुद का मेडिकल स्टोर खोल के बैठा होता है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे आप अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, किसी की चीज़ें इस्तेमाल, वो तो वैसे भी नहीं ठीक है, हर बंदे को कोई और भी इशू हो सकता है, तो आपने वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। हमें नहीं पता कि वो चीज़ किस तरह से बनी है, उसके अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया जो चला गया, या जिस पेशेंट का ऑलरेडी किसी का भी, हम डॉक्टर से पेशेंट ही मुंह से निकलता है, किसी का भी मेकअप हो रहा है तो उसके स्वेटिंग में कोई ऐसा था चीज़ जो कि उस पफ को लग गई है या उस चीज़ को लग गई है, वो आप में ट्रांसफर हो सकती है, तो इस चीज़ से अवॉइड करना। ठीक है। अच्छा, कैंसर के जिस तरह से हमने ग़िज़ाओं के हवाले से बात की है कि हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है और ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी, तो हम कैंसर से बच सकते हैं, लेकिन एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी हमारा फिर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझती हैं कि हम एक्सरसाइज की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं है, वो किसी भी किस्म की एक्सरसाइज हो, स्विमिंग हो, जिमिंग हो, क्रॉसफिट हो, कार्डियो हो, योगा हो। देखिए, ये स्टार्टिंग में तो की जा सकती है। ठीक है, जब पेशेंट को अगर कोई अर्ली डायग्नोस हो गया है कि अब वो मतलब जो है वो इस कंडीशन में है कि उन चीज़ों को फॉलो अप कर सके, अगर पेशेंट को मिड में पता लगा या एट द एंड पता लगा कि वो चीज़ में बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहा है, तो तब बेहतरीन यही है कि आप मेडिकेशन के साथ अपनी डाइट को बहुत हाईली रखें। हम जो इम्यून बूस्टर्स हैं, आप ब्रोकली, जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाल रंग के, येलो रंग के और जो है ना ग्रीन रंग के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब शिमला मिर्च हमारे पास येलो कलर में भी होती है, रेड में भी होती है, ग्रीन में भी होती है। ठीक है, आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा होल फ्रूट छिलके समेत आप वो खाएं, फाइबर का ज़्यादा इंटेक करें। जितनी ही अपनी इम्यूनिटी बूस्टर डाइट को लेंगे, फिर आपको उस कंडीशन में फिर इतनी एक्सरसाइज नहीं, अगर कोई पेशेंट इस काबिल है तो लाजमी करनी चाहिए। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर का भी एक मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी रेशो जो है बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए आप क्या बचाव के लिए क्या एहतियाती कोई तदाबीर, कुछ सजेशंस ख़वातीन जो इस वक्त सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको देखिए, इनके लिए भी जो अमूमन कैंसर की जितनी भी टाइप्स हैं, ये मैंने जो आपको एक डाइट का फॉर्मेट बताया, जो चीज़ें लेनी है, जो नहीं लेनी है, ये अमूमन हर एक में सेम है। ठीक है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज पे है। ठीक है, समटाइम हम लोगों ने ये जो हेल्दी डाइट्स है ये बहुत पीक पे लेके जानी होती हैं, समटाइम हम लोगों ने जो इनमें से मैंने चीज़ें बताई हैं, पेशेंट बहुत वर्सन है तो वो भी स्टॉप करवानी पड़ जाती हैं। तो ठीक है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। उनके लिए भी यही डाइट है कि वो खुद से जो है ना दूध का ज़्यादा इंटेक करें। ठीक है, वो ज़्यादा प्रोबायोटिक जो प्रीबायोटिक है ये चीज़ें ज़्यादा लें, इस फूल का छिलका दही में डाल के लें। हमारे ये बड़ा है ट्रेंड, हमारे सुबह नाश्ते में दही खाया जाता है, पराठे चाय नाश्ते में खाया जाता है। तो आप देखिए, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक हमारे मुल्क में ही सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा नाश्ता ये है।
ठीक है। एम्प्टी स्टमक दही खाओगे तो वो एसिडिटी क्रिएट करेगा। दही रात को खाते हैं, अच्छा ठीक है, रात को अक्सर हम वो रायता खा रहे होते हैं बारबेक्यू के साथ, तो बेसिकली वही खाने वाला होता है। अगर आपको रात में खाना है तो आप एक बाउल दही का लें, उसके अंदर इसबगोल का छिलका डालें, एक या 2 केले डालें, अब वो खा लें अपने डिनर से पहले, आपका पेट भी भर जाएगा एग्जैक्टली। और अगर आपको उसके बाद गुंजाइश है तो आप रोटी भी खा लें। तो रात को ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी चाहिए। कहते हैं ना रात को पेट भर के नहीं खाना चाहिए, तो वो ये रात के लिए दही होते हैं, हम नाश्ते में खा रहे हैं, नाश्ते में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर समरा साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना है कि इंटरनेट को सरकारी तौर पर ना बंद किया गया है और ना ही स्लो डाउन किया गया है। VPN के ज़्यादा इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होती है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिजा फातिमा ख्वाजा का कहना था कि इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स बिछाई जा रही हैं, जिससे इंटरनेट की स्पीड में वाज़े बेहतरी आएगी। कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात ना हो। वज़ीर मुमलिकत का कहना था हुकूमत IT के शोबे में बेहतरी के इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म और SIFC की तरजीहात में IT सेक्टर है। डिजिटाइजेशन कमेटी का क़याम हो रहा है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा के दावे को IT एक्सपर्ट्स ने मुस्तरद कर दिया है। IT एक्सपर्ट मलिक मुदस्सर का कहना था कि VPN पहले भी इस्तेमाल होता था, 1-1.5 माह में ऐसा क्या हुआ कि इंटरनेट स्लो हो गया है, और वजह यही है कि ऐसी फायरवॉल लगाई जा रही हैं जिनसे सोशल मीडिया ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सके। उन्होंने कहा कि VPN 10 से 15% इस्तेमाल करने वाले के नेटवर्क को सुस्त करता है, इससे मुल्किर मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। हुकूमत को ये चाहिए कि टारगेटेड फायरवॉल लगाए ताकि ऑनलाइन बिजनेस मुतासर ना हो। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा अली एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा की जो स्टेटमेंट है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो ये कह रही हैं कि जो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं उस वजह से इंटरनेट स्लो है। जी, जो उनकी स्टेटमेंट है कि VPN इंटरनेट को स्लो करती हैं, ये तो शायद 10-15% तक सच हो, मगर जितने लोगों को VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो शायद आधी कौम हो जिससे पहले आपको ये स्लो डाउन नजर आए। जो उन्होंने दूसरी बात की कि CDNs बाईपास हो रहे हैं, वो बात शायद बिल्कुल सच है और शायद इस मसले के रूट पे है कि ये टेक्निकल फ्लॉ है। मगर जहां तक हमारी जानकारी, और हमारी जानकारी भी काफी लिमिटेड है क्योंकि हमारे साथ भी फुली ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज की जा रही, वो ये है कि इस वक्त फायरवॉल ही CDN को बाईपास कर रही है। CDNs अगर आप समझें तो जो बाहर से इंटरनेट ट्रैफिक आती है, जैसे कि YouTube वीडियोस हो गई, सोशल मीडिया हो गया और बहुत से प्लेटफॉर्म्स, ये आपके पास लोकली पाकिस्तान में एक सर्वर बनता है ताकि इंटरनेट से जाके इंफॉर्मेशन नहीं, लोकल सर्वर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली जाए। ये हमारे ख्याल में इस वक्त यूज नहीं हो रहे, और ये वो अहम फर्क है जो पहले चल रहा था और फायरवॉल इंस्टॉलेशन के बाद नहीं चल रहा, जिसकी वजह से इंटरनेट की रवानी इतनी आहिस्ता हुई। अच्छा, ये भी बताइएगा ये टारगेटेड फायरवॉल जो है ये क्या है? मुदस्सिर ये बेसिकली बयान करने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त पूरी कंट्री के ऊपर फायरवॉल लगाई गई है जिसके साथ कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, जिसमें IT के बिजनेस चाहे छोटे हों बड़े हों, फ्रीलांसर अवाम सारे ही उसमें शामिल हो गए हैं। आपने अगर सोशल मीडिया की फिल्टरिंग करनी है तो क्या जो बिजनेस इस वक्त इंटरनेशनल बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए की मईशत के लिए इतना कीमती सरमाया लेके आ रहे हैं, क्या उनको भी इसके जुमरे में लाना जरूरी है? हमें लगता है कि ये प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन का फेलियर है कि हमने एक फायरवॉल सारों के लिए लगा दी है, इसके सोचे बगैर कि कौन कौन उससे मुतासिर होगा और कैसे। ठीक है, तो अभी एहसान साहब आप फिर किस तरह से देख रहे हैं इंटरनेट की स्पीड? तो हम देख रहे हैं कि पहले से भी बेहतर ही थी जब ये प्रॉब्लम नहीं आई थी, फायरवॉल वाला इशू नहीं आया था। अब फिर हुकूमत कौन सी ऐसी केबल्स बिछा रही है जिससे इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी, या फिर सिर्फ वक्त लिया जा रहा है उस फायरवॉल को मैनेज करने के लिए? जी, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से यकीनन जो भी बयान आए हैं उसमें टेक्निकल माहिरीन इसी राय के हैं कि ये शायद सही रीजन नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि आके खुली बात तो करें। हम सारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, हम मुल्क के लीडिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, उसकी एसोसिएशन है। बताएं कि क्या मसले आ रहे हैं, क्या रुकावटें हैं, शायद हम मिल बैठ के कोई हल निकाल सकें ताकि कम से कम इससे बिजनेस मुतासर ना हो।
सबमरीन केबल इस मामले का हल नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में फिक्स होना बहुत मुश्किल है अगर जो हमारे ख्याल में मसले हैं, मगर सबसे अहम मसला तो यहां पर ही है, हमारे ख्याल की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ खुली शेयरिंग की जाए कि क्या इंस्टॉलेशंस हुई हैं, क्या चीजें बाईपास हो रही हैं, क्यों टेक्नोलॉजी का मसला आ रहा है, और ये बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इस वक्त नहीं है। अच्छा अली एहसान सर, जो अभी तमाम तर सूरत हाल है मौजूदा, इसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि अब फ्यूचर में हमें VPN पे इंतजार करना पड़ेगा या फिर हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? देखिए, VPN का इस्तेमाल शुरू क्यों हुआ, हम बिल्कुल भी एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी में हमेशा रूट कॉज एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, राइट? कि मसला यहां से शुरू हुआ कि आपने एक सोशल नेटवर्क को बैन किया, एक सर्टेन सेगमेंट पाकिस्तान के जवानों ने VPN यूज करके उसको बाईपास किया। अब अगर यहां तक ही मसला है तो आपने पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर, जो एक मैं समझता हूं इस वक्त बिल्कुल पानी, रोटी और सेहत की तरह एक अहम हक है हर इंसान का, आपने पूरे इंटरनेट को इसलिए बैन कर दिया है क्योंकि आपके खिलाफ राय पेश की जा रही है। देखिए, अगर आप सिविल राइट्स की पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो इससे ज्यादा आसान ना हो कि गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स ट्विटर से डिलीट कर दे ताकि उनको ये बातें ना सुननी पड़े। पूरी अवाम इसके लिए क्यों सफर कर रही है कि उनको पास इतना हौसला नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, एक पॉलिटिक्स की बात है, दूसरी बिजनेस डैमेज की बात है। अगर हम $300 मिलियन का डैमेज इस वक्त कर चुके हैं, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वैसे भी एक नाजुक मोड़ पे है, आप क्या रियली अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका कोई भी डिसीजन लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करे? हमारे पास इस वक्त डेटा है कि पाकिस्तान की टॉप 10 IT कंपनीज में 3 ने ऑलरेडी बताया है कि उनका बिजनेस कितना मुतासिर हुआ है। हमारी टॉप हेल्थ केयर कंपनी की 200 लाइनें इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए यूएस में काम करती हैं, हफ्ते के लिए डाउन थी। इसी तरह 2 और हमारे पास एग्जांपल्स हैं, BPO सर्विसेज की डिग्रेडेशन ऑफ सर्विसेज बाय 40%, बेतहाशा फ्रीलांसर्स की रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है। तो क्या इससे कोई बेहतर हल नहीं निकाला जा सकता? ठीक है, जिस तरह से एहसान साहब अभी आपने बताया कि $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है, दूसरी तरफ हमने फाइबर के हवाले से भी इत्तलात सुनी है। इंडिविजुअल जो लोग IT का काम कर रहे हैं, इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो IT का शोबा है वो हमें पहले ही स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर हम इंडिया की निस्बतन बात यहाँ पर कर रहे हैं, $200 बिलियन की इंडस्ट्री वो बना चुके हैं। पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा पीछे था और अभी इस इंटरनेट के इशू की वजह से हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो फिर आपको लगता है कि दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाएंगी। जी, इसमें 2 बहुत अहम, शुक्रिया आपने इतना इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट रेज किया है। एक इसमें यह है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो हमसे ज्यादा कंपेटिटिव हैं IT में। अगर हमारे यहाँ कोई भी डिफिकल्टी आती है बिजनेस करने में तो डेफिनेटली सिर्फ इसकी वजह से ही कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, लोग और जगह जाके बिजनेस सीख करेंगे। मगर जो दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे पास वापस से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फायरवॉल कितना डीप जाती है, मगर जो हमें चीजें पता लग रही हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ के बाद अगर हम नेटवर्क लेवल 7 की डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेतहाशा इंटरनेशनल बिजनेस जहां पे हम UK, US, कनाडा के साथ बिजनेस करते हैं वो अलाउ ही नहीं करती कि आप उनके साथ बिजनेस करो अगर आपने ये फायरवॉल और डिक्रिप्शन की लेवल की टेक्नोलॉजी लगाई हुई है। अब ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल कौमी हिफाजती एक जगह, हम मान लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म, डिजिटल टेररिज्म की वजह से आपको ये इक़दाम उठाने पड़ेंगे, मगर उसकी वजह से अगर जो सबसे इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, नेट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री का बिजनेस हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ इंपैक्ट होता है तो क्या ये एक फेयर ट्रेड ऑफ है? और अगर ये एक फेयर ट्रेड ऑफ नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी तरफ हम पॉइंट करके कहें कि जी इनकी वजह से $3 बिलियन का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है, ताकि सबको पता तो होना चाहिए कि जी ठीक है डिसीजन मेक हो गया, IT धंधा बंद हो गया। अब किन्होंने ये डिसीजन लिया और किसकी वजह से? इस वक्त तो कोई ओनरशिप भी नहीं ले रहा मसले की। ठीक है, तो एहसान साहब आप क्या समझते हैं फिर जो तमाम IT एक्सपर्ट्स हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने बनाई हुई है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया ये सब करने से पहले, या अभी भी आप लोगों से बातचीत नहीं की जा रही मसले का हल निकालने के लिए? जी, मैं कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में अगर मैंने कोई भी इस पे अपनी राय पेश की कि जी इस वजह से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हर बार पहले तो हुआ है।
जब वीपीएन की भी बैन चल रहे थे तब भी मुशावरत की गई कि जी इसका कोई आईटी कंपनी के ऊपर दबाव तो नहीं आएगा। हमें यही एक्चुअली अहम बात समझ नहीं आ रही कि आप हमारे से मुशावरत करने के बाद ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी सॉरी आपकी राय हमें पसंद नहीं आई, हमने वही करना है जो हमने करना है। मगर इस वक्त तो डिटेल्स भी सामने नहीं है और हम जो अपने बड़े बड़े बिजनेसेस इंटरनेशनल बैंक्स के साथ डील साइन कर रहे हैं, हम उसमें ये कहते हैं कि जी हमारे नेटवर्क के ऊपर कोई डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं है, इंक्रिप्शन नहीं है। अगर तो पीछे से हो रही है तो आप इमेजिन करें कि हमारी कंपनीज कितने लॉ सूट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगी अगर ये चीजें हमें पता ही नहीं है कि क्या पीछे से किया जा रहा है। ठीक है, तो एहसान साहब अभी भी इस मसले से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया आप लोगों से? नहीं जी, हमें सिर्फ हमें बैकडोर चैनल से पता लग रहा है कि गवर्नमेंट के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, मगर कोई भी राब्ता नहीं किया गया। जबकि ये एक बिल्कुल हैरानकुन बात है, पाशा की SIFC, मिनिस्ट्री ऑफ IT, PSEB के साथ बड़े पुराने तल्लुकात हैं और हम डीपली एम्बेडेड हैं। सारी डिसीजन कॉन्फ्रेंसेस, कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे साथ मुशावरत करके इंप्लीमेंट की जाती है। मगर ये इतनी अहम चीज, इंटरनेट जैसी चीज जो सारी इंडस्ट्री को अपेंड कर सकती है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही और हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्यों नहीं हो रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा अली एहसान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अभी बात कर लेते हैं मौसम की। आंधी और बारिश के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 24 से 48 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिशों का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरिया चिनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का आबी रैला मतबक़े है। NDMA का कहना है कि रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में भी बारिश और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। जबकि बारिशों से DG खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। NDMA के मुताबिक कलात, ज़ियारत ज़यूब और कोयटा में भी बारिश और पहाड़ियों से आबी रेले का खदशा है। जबकि सिंध में नवाबशाह और सखर में चंद मकामात पर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले अभी जो अपकमिंग स्पेल है उसके हवाले से हम जानना चाहेंगे कब से वो स्टार्ट हो रहा है और कितना हैवी स्पेल होगा ये? देखिए, जो अभी बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला है वो तो आज ख़त्म हो जाएगा और आज रात से या कल से एक मगरबी हवाओं के तहत एक बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। वो 2 से 3 दिन तक पाकिस्तान में रहेगा। उसमें ज़्यादातर KP के कश्मीर और शुमाली इलाका जात और पंजाब के जो है रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर डिवीज़न, इसमें तो बड़ा अच्छा बारिशें होंगी और काफ़ी बेहतर बारिशें होंगी। बाकी पंजाब में स्कैटर्ड और दरमियानी और अच्छी बारिशें होंगी, लेकिन बहुत ख़तरनाक बारिशों का जो जितना पहले वाला स्पेल गुजरा उतना ख़तरनाक स्पेल नहीं है। और इसमें यह है कि दरियाओं के कैचमेंट एरिया में जो है वो बारिशें होंगी। दरियाओं में पानी का बहाव कुछ बढ़ेगा, लेकिन बहुत ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल का फ़िलहाल ख़तरा नहीं है। ठीक है, ये भी बताइएगा हमें कि दरिया चिनाब और रावी में सैलाबी सूरत हाल का ज़्यादा खदशा पाया जाता है, ख़तरा होता है वहाँ पर। इन दोनों दरियाओं की अगर बात करें तो ये जो बारिशों का ये स्पेल है, इनको किस हद तक मुतासिर कर सकता है? देखिए, वो जो बारिशों का सिलसिला जब दाखिल होगा तो उसमें दरिया काबुल समेत दरिया सिंध में भी पानी में इजाफा होगा, लेकिन उस दरिया सिंध की कैपेसिटी इतनी है कि 3-4 लाख क्यूसेक तो उसमें आराम से पानी गुजर जाता है, उसमें तो ऐसा खतरा नहीं। अब आ जाते हैं, अगर अब झेलम और चिनाब की बात करते हैं तो झेलम में तो हमारा जो डैम है वो अभी 70% बढ़ा है, 30% खाली है। उसमें पानी का जितना भी रेला हो रोका जा सकता है। और चिनाब में और रावी में जो है इसी तरह इंडिया के उसमें भी उनके पानी नहीं छोड़ेंगे। चिनाब चूंकि फ्री फ्लो है, उसमें से कुछ जो है मीडियम लेवल का या थोड़ा हाई लेवल का फ्लड पतवक्को हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिशें हों। लेकिन शायद साहब जब भी हमने देखा कि मानसून की बारिशें होती हैं और हिंदुस्तान में भी उसी टाइम पर बड़ी तेज़ बारिशें हो रही होती हैं और जब वहाँ से पानी छोड़ा जाता है फिर बहुत से ऐसे दरिया हैं जो फिर ओवरफ्लो तो कर जाते हैं, जिसमें रावी भी शामिल है। जी शायद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अब्बास से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो यही हैं कि लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, जबकि दरियाए चिनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का आबी रला भी मुतवक्किल है। शायद साहब हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि जब भी हम देखते हैं मानसून की बारिशें होती हैं, हिंदुस्तान की तरफ से भी पानी छोड़ दिया जाता है, फिर पाकिस्तान के बहुत से दरिया जो है ओवरफ्लो हो जाते हैं जिनमें रावी भी शामिल है।
जी बिल्कुल, आपकी बात तो सही है, लेकिन इस बार जो इंडिया के डैम जो रावी पे है, सतलुज पे है, और वो अभी 50% के करीब भरे हुए हैं, और वो जितने अभी सीजन मतवक्को है, बड़ी अच्छी बारिशों के बावजूद भी वो भर नहीं पाएंगे। तो लिहाजा इंडिया से डैम से पानी छोड़ने की जो है वो तवक्को नहीं है। इंडिया के डैम और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में अगर बारिश होती है तो वो पानी हमारे यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं होता, कि इतनी ज्यादा नहीं होता जब तक डैम से वो पानी न छोड़े। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बारिशों का ये जो स्पेल शुरू हो चुका है, ये इतना ज्यादा इसमें फ्लो नहीं होगा कि खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल का खदशा हो? जी, उसमें इसलिए कि मैंने जैसे अर्ज किया कि इंडिया के डैम और हमारा जो मंगला डैम है, इसमें अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। तो इसमें से एक आध बारिश से ये कभी इस सीजन में भी भरने का इनका चांस नहीं है, ना इंडिया के डैम ना हमारा मंगला डैम। लिहाजा पानी छोड़ने की अभी तो जो बात है वो कोई इतनी सही नहीं है। ठीक है शाह साहब, नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से बताइएगा, टूरिस्ट के लिए क्या एडवाइजरी है इस मौसम में? देखिए, ये जो बारिशें होंगी ये नॉर्दर्न एरिया में, केपीके में और कश्मीर में अच्छी और ज़्यादा बारिशें होंगी, और इसमें से ये कि जो हमारे लैंड स्लाइडिंग के और फ्लैश फ्लडिंग का तो बिल्कुल खतरा है। उसके अलावा हमारे जो बड़े शहर हैं, पिंडी है, गुजरांवाला, लाहौर है, तो इनमें भी नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का बिल्कुल खतरा है। तो इसमें से ये जो अगले 2-3 दिन है, तो इसमें से बिल्कुल हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जब लैंड स्लाइडिंग हो जाती है वो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, और वो उनके लिए एक बड़ा परेशानी का बायस बनता है, ऊपर से बारिश हो रही होती है। अच्छा, ये स्पेल कब तक जारी रहेगा, और आइंदा ये जो सीजन है बारिशों का, ये आइंदा कितने स्पेल हैं जो कि अभी मजीद आने वाले हैं? देखिए, ये जो सिलसिला आज से शुरू होगा तो ये 22-23 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक वक्फा आएगा 2-4 दिन का। तो एट द एंड ऑफ अगस्त जो है एक स्पेल मतवक्को है, और उसके बाद जब अगस्त गुजर जाता है उसके बाद बारिशों की शिद्दत में आस्ता आस्ता कमी आनी शुरू हो जाती है, सीजन के जो है रोल बैक होना शुरू होता है। वैसे तो एंड ऑफ सितंबर तक मानसून का जो सीजन होता है, लेकिन मिड सितंबर तक बारिशें होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को नहीं मिल सकेगा। 2 रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आला पंजाब के बिजली की कीमतों में रिलीफ के इक़दाम को सराहा था, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता ताड़र का कहना था कि नवाज शरीफ को अवाम के दर्द का एहसास है और वो हमेशा अवाम की फलाह के लिए काम करते रहे हैं। ताहम अब ज़राए का बताना है कि हुकूमत की जानिब से माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं की गई थी। इसलिए पंजाब हुकूमत का हालिया ऐलान करदा फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सारिफीन को ही मिलेगा। ज़राए के मुताबिक बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से दरपेश मुश्किलात का तज़किरा किया। नवाज शरीफ ने अवाम की मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से लोग एक कर्ब से गुजर रहे हैं। इस इक़दाम के लिए पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपये निकाल कर अवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया है। यकीनन ये इक़दाम महंगाई और बिजली की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए किए जा रहे हैं और इनके जरिए अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सोलर पैनल स्कीम का मकसद बिजली की पैदावार को बढ़ाना और तवानाई के अखराजात को कम करना है। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से राब्ते रहे मगर अब मान नहीं रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि खुद एहतसाबी का अमल हर इदारे को करना चाहिए, खुद एहतसाबी का अमल शफाफियत पर मबनी होना चाहिए। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा और तमाम इदारों सियासी पार्टीज को इस एहतसाब का हिस्सा बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा, कोई रहे या ना रहे पाकिस्तान को रहना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात भेजे जिससे PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। फॉरेन फंडेड और मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कार्बन जमात गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही है। अपने बयान में अता तारड़ ने कहा कि PTI का इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से राब्ते का एक बड़ा जरिया भी था। PTI के सोशल मीडिया सेल के जरिए फौज और सिपह सालार के खिलाफ
मुहिम चलाई जा रही थी। इसी सारी सूरत हाल पर हमारे साथ तजियाकार मौजूद होंगे उस्मान भट्टी साहब, उनसे मजीद बात करेंगे। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम उस इजलास की ज़रा अंदरूनी कहानी चाहेंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। बड़े अरसे बाद वो मंजर आम पर आए हैं और एक अच्छे रिलीफ के साथ वो सामने आए हैं। ये रिलीफ में पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि जो 200 यूनिट तक के लोग हैं उन्हें रिलीफ होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो 201 से 500 वाली स्लैब के लोग हैं उन्हें ये रिलीफ मिलेगा। इसको पहले क्लियर कीजिएगा। थैंक यू, यू कॉल्ड मी योर इन्विटेशन। और मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ बहुत देर बाद उन्होंने ये इजलास की सदारत की जो इजलास हुआ मॉडल टाउन में। असल में रीज़न ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर इजलास की सदारत कर रहे हैं और वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं मीडिया पर, तो जाहिर है वो कुछ ऐसी चीज़ हो कि आवाम उसको अप्रिशिएट करें। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज शरीफ साहब ने साथ बैठकर ये मीडिया को ब्रीफ किया कि हम जो है ये आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ ला रहे हैं, क्योंकि 2 चैलेंज हैं नून लीग को सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, एक तो बिजली के बिल और दूसरी महंगाई। महंगाई के जिनको काबू करना कोई आसान तो नहीं। अब देखें ना, 5 माह का अभी ये बच्चा है, गवर्नमेंट जो है 5 माह का बच्चा है ना, अब 5 माह का बच्चा जो है वो कितना लड़ सकेगा महंगाई के साथ, कितना लड़ सकेगा बेरोजगारी के साथ, कितना लड़ सकेगा बिजली के बिलों के साथ। तो उन्होंने कहा कि जो तरक्याती बजट है उसको कट किया जाए, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कट के जो रोका जाए, और जो आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है वो यही रिलीफ है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। क्योंकि देखें ना, आवाम के पास उतने वसाइल नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, खाना खा सकें, और भी अखराजात हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे ये वाला रिलीफ सोचा कि जो 14 रुपये फ़ी यूनिट जो 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा उसको दिया जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। देखें, वो चीज़ें हमारे मुल्क में आइडियल नहीं है, मगर कोई अगर अच्छा इकदाम हो रहा हो हमें उसके अप्रिशिएट करना चाहिए। बात जिस तरह से आपने कहा कि 5 माह का बच्चा है, तो यही लोग हैं जो 35 से 40 साल से इसी सिस्टम का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा रहे हैं। और जब हम इलेक्शन कैंपेन पे इनके दावे सुनते थे तब तो ऐसे लगता था कि हर घर में बिजली मुफ्त होगी। 300 यूनिट फ्री का दावा था और ये नारा था मरीम नवाज शरीफ साहब का। बात ये है कि अगर हुकूमत आप 35 साल से कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत किसी ना किसी तरह 35 साल से तो नहीं है। अब देखें, यहाँ तो एक सिलसिला चल रहा हो, अब वो यही तो मियां नवाज शरीफ कहते हैं बार बार कि मुझे क्यों निकाला। तो सर सिलसिला बारी बारी चलेगा ना, आवाम ने इलेक्ट करना है ना उनको। अब करना आवाम ने इलेक्ट है, मगर अब आप एक ही जमात बैठी रहे फिर तो आप ये तो जमहूरी सिस्टम तो जमहूरी सिस्टम ये है कि जिसको आवाम वोट दे वो अपने ओहदे पर आए और आवाम को डिलीवर करे। मगर बात ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि चीजों को चलने नहीं दिया जाता। वो ए पार्टी है, वो बी पार्टी है, वो सी पार्टी है, हमेशा चीजें चलेंगी जब किसी भी एक हुकूमत को उसका वक्त पूरा करने दिया जाएगा, आवाम उसको खुद निकाले तो वो ठीक है। मगर होता क्या है कि यहाँ पर जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो अपने मामला बेहतर करने के लिए, अपने जो उनके एम्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो जो है सियासी जमातों को टफ टाइम देते हैं ताकि उनका मिशन जो वो कंप्लीट रहे। अब जो भी हो रहा है, क्या इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है और अब जो चीज़ें बाहर इंकशाफ हो रहे हैं कि इनकी पार्टी को कौन चलाता था, जाहिर है इस मुल्क में जो भी सियासत में आया है कोई ना कोई सपोर्ट रही है। मगर इमरान खान के दौरे हुकूमत को देखा जाए, मुझे आप कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, बिलीव मी आप माशाल्लाह खुद मीडिया वाले हैं, हम भी मीडिया वाले हैं, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये वाला इनिशिएटिव लिया गया और जिससे अवाम को रिलीफ मिला। सिर्फ लंगर खाने खुले हैं, इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ बताएं। अगर आप मोटरवेज की बात करें, अब आप कोई बड़े बिजली की कीमत भी तो देखिए, वो यही डॉलर भी तो इतने पे नहीं था जितना आज पे है, पेट्रोल भी तो आप देख लें, आटा भी तो इतने पे किलो नहीं मिल रहा। एग्री करता हूँ, वो यही कहते हैं कोई भी सियासी हुकूमत उसको वक्त पूरा करने दिया जाएगा तो फिर चीजें चल सकेंगी। तो जब आप IMF, हाँ ये बात आपका ठीक है, जाहिर है ये सियासी हुकूमत किसी सियासी हुकूमत को नहीं गिरा सकती जब तक उसके पीछे कुछ सपोर्ट ना होगी। अब जो इमरान खान को सपोर्ट थी, अब इमरान खान सब कह रहे हैं वो सपोर्ट मेरे साथ नहीं है, अब वो सपोर्ट जो है वो मेरे मुखालिफिन के साथ है। ये तो हमारे मुल्क का अलमी है। मगर बात ये है कि जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, सबसे ज़्यादा इमरान खान की सियासत को अगर किसी ने चीज़ें डैमेज किया तो इमरान खान साहब ने खुद किया। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, आप ये देखें कि 103 मुकामात पर एक ही वक्त में हमले होना फौजी तनसीबात पर, ये कोई आसान काम है? मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को भी टास्क देने का भाई 103 मुकामात पर आपने ये अटैक करना, वो भी नहीं कर सकेगा। मतलब कहने का वो इतनी प्लानिंग से था कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी तो आपने कहाँ कहाँ कोर कमांडर हाउस, कहाँ कहाँ फौजी तनसीबात पर जाकर हमला करना है और मुल्क में जो है भूचाल लाना है। और भूचाल आया। अब वो चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं। अब जो उनके चीफ सपोर्टर थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके फैमिली मेम्बरान को गिरफ्तार किया गया, जो उनके साथ ब्रिगेडियर साहब थे, कर्नल साहब थे, उनको अरेस्ट किया गया। अब ये जो नेटवर्क है
ये फैलता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, अभी भी तकरीबन 42 से ज़ायद जो है जिनमें सरकारी अफसरान हैं, कोई प्राइवेट लोग हैं, वो गिरफ्तार हैं। और ये सारी एक चार्जशीट बन रही है, उनकी निशानदेही पर मजीद लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये गिरफ्तारी छोटी गिरफ्तारी नहीं है। सबसे ज्यादा आर्मी के लिए अगर किसी चीज तारीख में देखें, अगर सबसे ज्यादा, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, मगर मौजूदा दौर में इतनी सोशल मीडिया की आपको पता वाइब्रेंट मीडिया है, और इस दौर में आर्मी ऑफिसर को पकड़ रही है। और वो इसलिए पकड़ रही है कि भाई आप जो है वो अभी तक जो इमरान खान के जो रहनुमा है, साथी रहनुमा या इमरान खान सबको अभी तक डायरेक्शन दे रहे हैं। उस तासुर को भी जाहिर किया गया उस्मान साहब, वो जो एक तासुर अवाम में की कोशिश की गई थी कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से कि फौज जो है, फौज को कोई हाथ नहीं डाल सकता। उन्होंने खुद एहतसाबी का अमल शुरू करके एक एग्जाम्पल जो है उसको सेट किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो सिपह सलार इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल हम, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं है, मगर जो उनके एक्शंस है ना, वो चीज़ बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ये चीज़ का तहिया कर लिया है कि इस मुल्क में जो इंतशार फैलाएगा, वो कोई भी हो, वो आर्मी से हो, वो सिविलियन हो, एहतसाब सबका जो मेरिट पर होगा। और हमने वो देखा है कि वो हो रहा है। अब देखें कि अब आपने अभी बात कही कि साकिब निसार साहब, अब साकिब निसार साहब के बारे में यह है कि साकिब निसार साहब जो भी केस नवाज शरीफ के खिलाफ आता था उसका फौरी तौर पर फैसला देते थे और नवाज शरीफ को सजाएं देते थे। और अब जो सर ये तो काजी साहब पे भी है ना, ये तो एलिगेशन काजी साहब पे भी लगाया। मैं आपको वही बता रहा हूँ, इस वक्त अगर कोई रिलीफ मिल रहा है ना इमरान खान साहब को, तो अदालत से मिल रहा है। और नवाज शरीफ साहब को अदालत से रिलीफ नहीं मिला था। जो केस था उस पे आप कह सकते हैं, मतलब कि अभी तक जो भी जो सिचुएशन हमने पहले भी देखी है, जिस तरह से आप भी ये बता रहे हैं, साकिब निसार साहब का दौर हम डिस्कस कर रहे हैं, या जनरल डॉक्टर फैज हमीद का दौर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी जब ये सिचुएशन फैज हमीद साहब पर आई है, फौज ने उन्हें अपनी तहवीर में ले लिया है, नवाज शरीफ साहब ने तमाम रहनुमाओं को मना कर दिया है कि इस पर कोई स्टेटमेंट ना दी जाए। ये उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि अगर कोई और जमात होती, जैसे अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ही करें, तो वो तो बड़ा इस पर शोर मचाते हैं, इस पर सियासत भी। मैं आपको बताऊं, आप ये फ़र्क खुद देखें कि पीटीआई के दौर में किस तरह इंसानों की तज़हीक की जाती थी, औरतों की तज़हीक होती थी, मर्दों की तज़हीक होती थी। मगर आप ये देखें कि जिस मौजूदा हुकूमत में कोई, मुझे आप एक पॉलिटिशियन बता दें, वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उज़्मा बुखारी, कभी आपने देखा कि किसी ने अब्यूसिव वर्ड यूज़ किया हो अपने मुखालिफिन के खिलाफ? मुझे आप एक लाइन किसी की बता दें। और आप पिछला दौर निकाल कर देख लें, जो इनके स्पोक्स पर्सन थे, तकरीबन कोई 10-12 तो स्पोक्स पर्सन थे, और हर स्पोक्स पर्सन की बाकायदा इमरान खान साहब के साथ मीटिंग होती थी और बताया जाता था कि आप लोगों ने ये वाला कंटेंट जो है वो मुखालिफिन के खिलाफ बोलना है, और जो ज़्यादा बदतमीज़ होता था उसको बाकायदा शेरू कह के अप्रिशिएट किया जाता था। मैं आपको ये बताऊँ, अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पन है कि आप अपने रहनुमाओं को कहें कि यार आप फजूल किस्म की इस तरह की बहस में ना पड़ें, जो एहतसाब हो रहा है वो होने दें, ना कि आप मुल्क में जो अफरा तफरी फैलाएं, लोगों को तज़हीक करें, बेइज्जत करें, ये भी तो चीज़ गलत है। उनके आपस में भी तो दरार पड़ रही है ना, जैसे अब ख्वाजा साहब हैं, उनकी डिफरेंट स्टेटमेंट है, अब बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से एक फैमिली राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने एक रीजन इसकी ये भी है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा फौज का आपसी मामला है, आप देखिए। मैं आपकी बात से ख़त्म हुई 2 घंटे ऑलमोस्ट वो मीटिंग रही, जो जिसको मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने चेयर किया था, तो सारे उनके अहम रहनुमा थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसी दिन सुबह जो है मलक अहमद खान साहब ने ये बात कही कि बाजवा साहब के बारे में ऐसी बात नहीं है कि बाजवा साहब कोई एक्सटेंशन चाहते थे। जो भी बात यह है कि जो चीज़ें रियासत कर रही है वो अपना काम करे, सियासतदानों का जो काम है वो ये काम है कि वो मुल्क के लिए बेहतर करें, ना ये सबसे बेहतर काम ये है। अगर यही चीज़ें रहेंगी कि आप दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें, दूसरों का मजाक उड़ाएं, तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकेगा। फिर यही चीज़ें रहेंगी जो मुल्क के साथ हो रही हैं। तो अभी जो है खुद एहतसाबी का अमल फौज ने अपना भी शुरू किया। अब देख रहे हैं जिस तरह से कुछ ब्रिगेडियर्स के नाम सामने आए हैं, कर्नल्स के नाम भी सामने आए हैं। आपको लगता है कि शफाफियत पर भी मबनी होगा? और जिस तरह से सानिया 9 मई के हवाले से अभी तक हम देख रहे हैं, इट्स बीन मोर देन अ ईयर कि कोई डिसीजन उस तरह से सामने नहीं आ सका। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्यों इस पर ताख़ीर हो रही है, अगर इतने ही मजबूत शवाहिद इनके पास मौजूद हैं तो इस केस को भी उससे जोड़ा जाएगा और फिर फैसला सामने आएगा। देखिए 9 मई के वाक़यात में ऑलमोस्ट कहते हैं कि तकरीबन 300 के करीब जो है वो लोग पकड़े गए थे जो सिविलियंस थे। आप ये बताएं
एक सिविलियन का क्या कसूर है कि जिसको ये उसका लीडर कहे, जो ज़मान पार्क में कहा जाता है कि ब्रेन वॉशिंग की गई थी, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। अब उस सिविलियन जो बेचारा बच्चा जो है 20 साल का, वो शायद किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहा होगा, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा, कॉलेज का स्टूडेंट होगा, या वो किसी रोजगार कमा रहा होगा, अब उसका वो कसूर नहीं है। कसूर तो बेसिकली वो है जो मेन इनके, इन्होंने कहा कि ब्रेन वॉशिंग की है, ब्रेन वॉशिंग वालों को पकड़ा जाए। अब जिनकी ब्रेन वॉशिंग हुई, जो बड़े बड़े लीडर्स है आपके सामने, जिन लोगों ने आके आगे छोड़ गए, असल कसूर उनके है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो दूध के धुले हो गए। अब बात ये एक सिविलियन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके किसने सुननी है? उस बेचारे के पास तो वकील को देने के पैसे नहीं है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब अपनी बहन के जरिए या अपने जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर के जरिए ये वाले पैगाम तो ज़रूर दे रहे हैं कि हम फौज से जो वो लड़ना नहीं चाहते। उनकी बहन ने भी ये मीडिया टॉक किया आके अडेला जेल के बाहर। बात यह है कि ये हमारा मुल्क इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई भी सियासी जमात जो है जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने आ जाएगी, मिसाल के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के सामने आ जाएगी, तो चीज़ें चल नहीं सकेंगी, फिर उन चीज़ों को भुगतना पड़ेगा और लोग इसी चीज़ में बस इंगेज रहेंगे और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम फिर ये देखते हैं कि एक तरफ तो ये कह दिया जाता है कि हम फौज के साथ बैठकर बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर जो ट्वीट्स की जाती हैं उसमें मशरूत माफ़ी की अगर बात कर दी जाती है, लेकिन जो ट्वीट्स की जाती है उस पर एक बार फिर से तनकीद कर दी जाती है, उसमें फिर के जो वाकयात हैं वो दोहराए जाते हैं। देखिए, ये तो जो बंदा माफ़ी मांग रहा है ये तो उसको सोचना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब के बारे में ये राय है लोगों की, आम लोग, सब लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब जो कहते हैं उस पर फौरी तौर पर यूटर्न ले लेते हैं। अब इमरान खान साहब को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं वाकई मसालहत चाहता हूँ या नहीं मांगनी है। अब उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है जो इनका वर्कर है ना, वो डबल माइंडेड है। वो ये सोचता है कि यार मैं किस बयानिए को लेकर बाहर एहतजाज के लिए निकलूँ। ये ना हो कि जब मुझे ये मैं एहतजाज के लिए हूँ तो बाहर आके कहा जाए भाई फौज के खिलाफ ना लगा, वो नहीं लगा सकता और लगाने चाहिए भी नहीं है। किसी भी सियासी जमात के वर्कर की हक नहीं है। आप मुझे ये बताएं, इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई, उनको इक़्तिदार से निकाला गया, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इक़्तिदार से निकाला गया। क्या किसी सियासी जमात के कारकुन ने फौजी तंसीबात पर हमला किया? ये मुल्क में तारीख नहीं है, ये तारीख फर्स्ट टाइम हुई है कि पीटीआई के वर्कर्स ने फौजी तंसीबात पर हमला किया। वो कह रहे हैं कि वो जो इमरान खान को पॉइजनिंग की जाती थी, इंस्टीट्यूशन भी सपोर्ट हासिल थी, इसलिए सब वो पॉइजनिंग जो है वो जनरल फैज हमीद और इस तरह के जराए से उनको ये पॉइजनिंग की जाती रही। यस, देखिए ना, बात कहीं ना कहीं तो आ रही है। इस मुल्क में हमेशा जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें डिवीजन रही है। कभी भी जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो कैप्टन के साथ नहीं होते हैं। वो खौफ के मारे उसके ऑर्डर्स मान लेते हैं, मगर डिवीजन जरूर होती है। ये तो इस मुल्क में है, मगर बात यह है कि आपने ऐसा इकदाम नहीं उठाना कि जिससे मुल्क में अफरा तफरी आए। सबसे ज्यादा मुल्क में अफरा तफरी आप देखें, अभी ये बहुत बात की जाती है कि इमरान खान साहब के दौर में सोशल मीडिया बड़ा आज़ाद था, इमरान खान साहब के दौर में जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैसे कमाए जाते थे। अभी मैं सुन रहा था कि फायर वॉल के लगने की वजह से जो सोशल मीडिया पे लोग जो फ्री लांसर हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझे अब ये बताएं, जब मुल्क में बदअमनी होगी कोई इस बंदा मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा? जब आप रोजाना सोशल मीडिया पे व्लॉगर्स, बेशक हमारे वो दोस्त हैं, कोलीग हैं, हमें ये हक नहीं है। जर्नलिज्म ये कहता है कि आपने फैक्ट्स के साथ बात करनी है, एविडेंस के साथ बात करनी है। जब आप विदाउट फैक्ट्स जो है वो बातें फैलाएंगे, अफरा तफरी फैलाएंगे सिर्फ इसलिए कि मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाए और मुझे डॉलर्स की अर्निंग हो जाए, तो आप मुल्क के जो सालमी उसके साथ खिलवाड़ कर जाएँ। तो मैं तो समझता हूँ इस तरह के फिर यूट्यूबर्स को सबसे पहले अंदर होना चाहिए। और मैं आपको ये बताऊँ, अभी जो फैज़ हमीद साहब को पकड़ा गया है और बहुत से लोग जिनकी चकवाल में इन्वेस्टमेंट है, वो बेशक कोई सियासतदान है, वो कोई सिविलियन है या कोई मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, उन लोगों को भी सरदार में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दायरा-कार बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, जब आर्मी ने ये डिसीजन ले लिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने या प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन ले लिया कि उन्होंने इतने बड़े ओहदे पर जो बंदा का DGIS रहा हो, और जाहिर है एक नाम होता है, अगर उनको उन्होंने पकड़ा है तो एविडेंस की बुनियाद पर पकड़ा, और उन एविडेंस को बुनियाद बनाकर जो लोग उससे डॉट्स जिनके मिलते हैं उनकी बख्शिश भी नहीं होनी है। ये सबसे ज्यादा हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। देखें, जो जनरल फील्ड मार्शल कोर्ट, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसमें सजा जो है एक होता है कोर्ट मार्शल, एक होता है जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल। इनमें डिफरेंस ये है कि उसमें कोर्ट मार्शल में सजा छोटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप उसमें किसी को थोड़ी देर के लिए पैसों की सजा दे सकते हैं, या आप उसको जो रिटायरमेंट के बाद उसको पर्क्स मिलते हैं उनको रोक सकते हैं। मगर जो जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल सजा है, इसमें आपको लंबे अरसे के लिए कैद रहना पड़ सकता है और आपको सजा भी मतलब हीनियस किस्म की वो दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। और उन पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो जनरल
कोर्ट फील्ड मार्शल वाले लगाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि जो लोग इस, अगर वो आर्मी के ऑफिसर को पकड़ सकते हैं तो उनको ये पकड़ना मुश्किल है कि जो लोग उनके साथ किसी भी तरह सपोर्ट बनकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाते रहे। और अब ये देखें कि अभी तो कह रहे हैं कि आर्मी ऑफिसर्स की बारी आई है जिन लोगों ने इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ मिलकर अफरा तफरी फैलाई। और अभी आपने भारतीय जर्नलिस्ट का जो जिक्र किया कि उनके साथ रऊफ हसन साहब के वो राब्ते थे, क्या सबूत मंजर आम पर अभी तक आए हैं? वो इस तरह हुआ कि कुछ आए हैं जी, वो कुछ इस तरह हुआ कि इन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रेड किया इस्लामाबाद, जो पाक पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट था, वहां से जो एविडेंस सामने आए उनको बुनियाद बनाकर आपको ये मैं बताऊं कि पहले इन्होंने जनरल फैज अमीर साहब को कन्वे किया, सर वहां से डाटा उठाया गया था ना, कि आप जो है वो ऐसे राब्ते ना रखें, क्योंकि जो पीटीआई के रहनुमा थे वो ये कहते थे, बरमला आके बाद में इजहार करते थे कि हमें इमरान खान साहब डायरेक्शन नहीं देते, हमें जनरल फैज अमीर साहब डायरेक्शन देते हैं कि ये वाला कंटेंट मीडिया पर आके बोलो, इस तरह की कोई अफरा तफरी फैलाओ। इस ऑफिसर का नाम लें, इस ऑफिसर के घरेलू डिटेल्स बताई जाए। वो जब बातें इक़्तिदार की कॉरिडोर वालों के पास पहुंची तो उन्होंने कहा ये तो फिर इसका मतलब बाज नहीं आ रहे। फिर ये वाला उन्होंने एक्शन लिया है, और ये वाला जो एक्शन लिया है इसके पीछे ये रीज़न थी कि जो उनके पास एविडेंस आए हैं, जो उनके फ़ोन का वो कहते हैं फोरेंसिक करवाया गया, उनके किस किस से राब्ते थे। रऊफ हसन साहब अगर पकड़े गए तो जाहिर है एक बंदा जब अपने पर मुश्किल आता है वो सब कुछ बोलता है, कोई कोई होता है वो जो डटा रहता है कि भाई मैं सब कुछ मैं कसूरवार हूँ, मगर एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है नहीं ना। देखिए इमरान खान साहब को जो नैरेटिव है ना, वो इमरान खान साहब खुद भी नहीं उठा सकते। देखिए आप किसी के सामने ये कहें कि आप करप्ट हो, आप जो है वो डाकू हो, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और विदाउट एनी एविडेंस आप कहें, मुझे भी कोई कहे मैं भी गुस्सा करूंगा, और आप रियासत को कहें तो फिर जाहिर है फिर आपको भुगतना तो पड़ेगा। वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, पीटीआई हो, जाहिर है जब आप रियासत के खिलाफ निकलेंगे तो फिर रियासत ने किसी को बख्शना नहीं। ठीक है उस्मान साहब, अभी बांग्लादेश में हमने देखा एक सिचुएशन हुई थी, वहाँ पर तालिब इल्मों का जो एक प्रोटेस्ट था जो उसने सूरत इख्तियार की, उसके बाद हुकूमत गिर गई, वज़ीर आज़म को मुल्क से बाहर जाना पड़ गया, उसके बाद बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में भी ये बातें शुरू कर दी, और आज भी ये बातें हो रही हैं कि इसी तरह से स्टूडेंट्स का कोई प्रोटेस्ट शुरू हो या अवाम इस तरह का कोई प्रोटेस्ट शुरू करे, अवाम सड़कों पर आए और यहाँ की जो रियासत है, यहाँ की जो हुकूमत है, सॉरी मौजूदा हुकूमत है, उसको घर भेजा जाए। मैं आपको बताऊँ, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में टीच करता हूँ खुद, तो मुझे स्टूडेंट्स ने वैसे ज़ाहिर है टेक्स्ट ग्रुप्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स के टीचर्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि सर हमें कोई सोशल मीडिया से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि 31 अगस्त को बांग्लादेश की तर्ज पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या हमने भी ऐसे प्रोटेस्ट करना है? अच्छा, मैं बीइंग अ टीचर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यही कहूँगा कि भाई आप अपना ध्यान रखें, ये चीज़ों में आप इन्वॉल्व मत हो। जाहिर है जो यूथ है इसमें नो डाउट वो इमरान खान की लवर है, वो इमरान खान को पसंद करती है, उसके बयानी को पसंद करती है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। अब हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि उस बयानियों को, अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को उस बयानियों को कम किया जाए तो हुकूमत को डिलीवर करना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा, और वो रिलीफ देंगे तो अवाम में जो है वो अपनी पोजीशन बना सकेंगे। अच्छा आपको मैं बताऊं, मैं आपसे बात करूं बांग्लादेश की तर्ज पर, तो एक नेक्टा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया, एक उसका एडमिशन कैंसिल होगा, उसको जो अरेस्ट किया जाए इतनी देर की सज़ा होगी, और नेक्टा ने ये वाला जो सर्कुलर है ये पूरे पाकिस्तान में उन्होंने फैलाया दिया, ताकि हर जो सूबाई हुकूमत है वो अपने स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को इन्फॉर्म करें कि ऐसी आपने एक्टिविटीज़ में जाना नहीं है। ये जो इसमें कोई शक नहीं है, जो इतलात है उसके मुताबिक यही है कि पीटीआई ऐसा एक प्लान रखती थी, दोबारा से मोबिलाइज करना चाहता है। सोशल मीडिया की जो डायनामिक्स हैं या सोशल मीडिया का जो असर है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी असर को कम करने के लिए अब फायरवॉल जो है बेशक अरबों रुपया लगा है, वो उसका मकसद ही है, अरबों रुपए का नुकसान भी हो रहा है, ये भी हमें देखना, हुकूमत को इस हवाले से भी सोचना पड़ेगा। हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत से इंडिविजुअल्स भी हैं जो ये बिजनेस कर रहे थे वो भी इस पर सफ़र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तज़कियाकार उस्मान भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सऊदी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट किया था कि मानसून के आगाज़ पर 14 साला शुमाइला और उनकी 13 साला बहन आमना की शादी पैसों की एवज़ कर दी गई। ये फैसला उनके वालिदैन ने सैलाब के ख़तरे से बचने के लिए ख़ानदान की मदद करने के लिए किया। अपनी उम्र से दुगनी उम्र के शख्स से शादी के बाद शुमाइला ने आलमी मीडिया से बात करते हुए कहा
कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरी शादी हो जाएगी। मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हालिया बरसों में कम उम्र लड़कियों की शादियों की शरह कम हो रही थी। ताहम 2022 में गैर मामूली सैलाब के बाद इंसानी हुकूक के कारकुनों ने खबरदार किया था कि मौसमियाती मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अब ऐसी शादियों में इजाफा हो रहा है। जुलाई और सितंबर के दरमियान मौसम गर्मा का मानसून लाखों किसानों के लिए अहम होता है। ताहम साइंसदानों का यह कहना है कि मौसमियाती तब्दीली ये दौरानिया उनके लिए भारी और तवील बना रही है, जिससे लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और फसलों को तवील मुद्दती नुकसान का खतरा बढ़ता जा रहा है। बात कर लेते हैं सिंध की ज़राई पट्टी के बहुत से देहात अब तक 2022 के सैलाब से बहाल नहीं हो सके, जिससे मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। लाखों लोग बेघर हो गए थे और फसलें बर्बाद हो गई थीं। गुज़श्ता मानसून से अब तक 45 कम उम्र लड़कियां बीवियां बन चुकी हैं और जिनमें 15 रवा बरस के मई और जून में बनी। दिसंबर में शाया होने वाले सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के 22 हिस्सों में कम उम्री की शादियां आम हैं और दुनिया में 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाली लड़कियों की तादाद के लिहाज से ये 6ठे नंबर पर है। मुख्तलिफ सूबों में शादी की कानूनी उम्र 16 से 18 बरस के दरमियान होती है। ताहम इस कानून पर शाज़ो नादिर ही अमल होता हो। यूनिसेफ ने कम उम्री की शादियों में कमी को रिपोर्ट किया था। ताहम शवाहिद से पता चलता है कि शरीफ कुदरती वाक़यात लड़कियों को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दादू में गुर्बत के बाइस पैसों की खातिर कम उम्र बच्चियों की शादियों का नोटिस लिया है। वज़ीर आला सिंध ने खान मोहम्मद मुल्ला गोट में 45 लड़कियों की रकम के एवज शादी पर रिपोर्ट तलब करी। और इस हवाले से मुराद अली शाह ने हिदायत की है कि कमिश्नर हैदराबाद इन तमाम मामलात की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताएं। कमेटी बनाकर गोट में तफसीली इंक्वायरी की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। रहनुमा इंसानी हुकूक फरजाना बारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि मानसून और सैलाब की वजह से ये जो कम उम्री की शादियां हैं इसमें इजाफा हो रहा है? कुछ आलमी इदारों की रिपोर्ट से पहले आ रही थी, 2 साल पहले तक तो ये तमाम मामलात नॉर्मल थे, लेकिन जैसे 2022 का सैलाब आया जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर चले गए, जिनके कारोबार चले गए, फिर शायद उसके बाद इसमें दोबारा इजाफा हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है जी, क्योंकि ये सिर्फ सैलाब के बाद ही नहीं। आप देखें कि नॉर्मली ये होता है कि हर जब डिजास्टर होता है उसमें हम ये देखते हैं कि खवातीन के साथ जो है वो अर्ली मैरिजेस वगैरह जो हैं, जब डिस्प्लेसमेंट जब भी होती है उसके अंदर ये वाला ट्रेंड हम शुरू से देख रहे हैं। और ये खास तौर पे सिंध के अंदर इसकी निशानदेही बहुत पहले की गई थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो लोगों के माशी जो मसाइल हैं उसकी वजह से, क्योंकि नॉर्मली भी ये होता है कि हमारे यहाँ सॉरी जी, ये बीच में कॉल आ रही है, आप जरा सा होल्ड कीजिएगा। जी ठीक है। फरजाना साहिबा से हम एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से शुमाइला और आमना की भी कम उम्री की शादियां हुई हैं और अब कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ माली मजबूरी की वजह से किया जा रहा है। ये तमाम अलामात हैं और ये भी देखना पड़ेगा कि इनके पीछे कोई दीगर अवामिल भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये रस्म व रिवाज होते हैं कि लड़कियों की जो शादियाँ हैं वो कम उम्री में कर दी जाती हैं। तो अब ये दोनों एस्पेक्ट के हवाले से जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं उन्होंने हिदायत की हैं कमिश्नर हैदराबाद को कि वो इन तमाम चीज़ों का नोटिस लें, इनकी समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाएँ, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट प्रॉपर तरीके से किया जाए। इस हवाले से कमेटी बनाई जाए और वहाँ पर जो गोट मौजूद होते हैं उसमें भी इस पर तफसीली इंक्वायरी ज़रूर है हमें करनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इन तमाम चीज़ों के लिए असरअंदाज हो रहे हैं। 2022 के सैलाब में हमने देखा कि अभी तक बहुत से इलाके वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर अभी भी प्रॉपर तरीके से लोग वापस अपने घरों में आकर नहीं रह पा रहे हैं। वहाँ पर पानी की वजह से बहुत सारे मसाइल हो गए थे, लोगों के जो कारोबार हैं वो ख़त्म हो गए थे। ख़ासतौर पर किसानों के लिए ये जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी। बिल्कुल, और वो इलाके जो कि सैलाब से मुतासिर हुए थे अभी भी वहाँ पर सूरत हाल कशीदा ही है, लेकिन दुनिया भर में कवानीन मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। बात आ जाती है कि इन कवानीन पर अमल दरामद कराने वाले और क्यों नहीं किया जाता और करवाने वाले क्यों नहीं करवाते हैं। कम उम्री की शादियाँ दुनिया भर में होती हैं और पाकिस्तान में इसका ट्रेंड जो है बढ़ता चला जा रहा है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में सिंध की तरफ अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर कम उम्री की शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर विन्नी कर दिया जाता है लड़कियों को, बहुत कम उम्र होती है उनकी, कुछ की पैसों के शादियाँ कर दी जाती हैं, वालिदैन मजबूर होते हैं
उनके माली हालात अच्छे नहीं होते हैं गुजर बसर करने के लिए, फिर उनको ये भी ख्याल आता है पढ़ा नहीं पाते अपनी बच्चियों को, तो बेहतर ये समझते हैं कि बच्चियों की शादी कर दी जाए। अभी ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें मॉनसून के आगाज़ पर ये जो शुमाइला और आमना हैं जिनकी उम्रें 14 और 15 साल 13 साल बताई जा रही है, 13 और 14 साल इंतहाई कम उम्र है बच्चियों की शादी के लिए, और इस उम्र में बच्चियों की शादी कर देना, इसी पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक्शन लिया गया है और उन्होंने तमाम तर अमूर जो हैं जब उनके सामने पेश किए गए तो उन्होंने फिर इस पर अब रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि बेसिकली एक क्राइम है। आप छोटी उम्र की बच्चियों की बड़े उम्र के जो लोग होते हैं आदमी होते हैं उनके साथ पैसों की शादी कर देते हैं और बच्चियों को सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, और इस हवाले से जो इकदाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो इस पर काम भी कर रही हैं और हमने देखा वक्तन फ़वक्तन इन तमाम तर इशूज़ पर आवाज़ भी उठाई जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं फिर जिन्हें इंसाफ भी मिलता है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो कानून साजी है वो तो मौजूद है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुल्क के हर हिस्से में उस कानून की अमलदारी पर अमल कराया जाए। फरजाना साहिबा ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। फरजाना साहिबा, जो शुमाइला और आमना ये दो नाम हमारे सामने आए थे, इनकी कम उम्री में शादियाँ करा दी गई हैं, आप फिर क्या देख रही हैं? क्या सिर्फ ये माली मजबूरी की अलामत है या फिर और भी कुछ अवामिल मौजूद हो सकते हैं, कुछ समाजी अवामिल भी मौजूद हैं, कानूनी वजूहात भी कुछ हो सकती हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ख़ानदान की रस्म व रिवाज होते हैं ये जल्दी शादी कर देना। जी देखिए, वैसे तो हमारी सोसाइटी में ये एक आम बात है ना, खासतौर पे हम देखते हैं कि इंटीरियर जो हमारे इलाके हैं, चाहे वो सिंध है, पंजाब है या बलूचिस्तान, केपी की बात करें तो हमारे यहाँ मतलब कम उम्र की शादियाँ तो वैसे ही क्योंकि इसलिए भी हो जाती हैं कि अक्सर लड़कियों को क्योंकि हम बोझ ही तस्वुर करते हैं और हम फिर कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी ये बोझ जो है वो दूसरी फैमिली को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और औरतों का ये और बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसी इलाके भी हैं जहाँ बच्चियों की मतलब पैसे भी लिए जाते हैं, मतलब शादी की जाती है और उसके बस पैसे दूसरी फैमिली से लिए जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि एक एक फैमिली बच्चियों के डाइवोर्स करवा के उनकी दोबारा शादियां भी होती हैं। तो ये कुछ इस तरह के रवैये ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और जब ज़्यादा डिजास्टर और गुर्बत होती है तो उसमें ये फिर ये जो रुझानात हैं इनमें तेजी से इजाफा हो जाता है। तो ये सिंध के अंदर तो ये जो ट्रेंड था ये हमें नजर आ रहा है, गो कि सिंध में उम्र 18 साल है लेकिन पंजाब में हमने अभी तक 16 साल रखी हुई है। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि पंजाब के अंदर सिंध से बच्चियों को ला के पंजाब में शादियां कर दी जाती हैं। तो ये एक अमूमी रुझान है जिसकी हमें पुरजोर मजम्मत भी करनी चाहिए और इसका सदेबाब भी करना चाहिए। अच्छा फरजाना साहिबा, कवानीन तो मौजूद हैं, कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया जाता है और यही हम बात भी कर रहे थे और इसी पे कि कवानीन पर अमल कराने वाली वो जो तंजीमें हैं आवाज़ बुलंद करती हैं, लेकिन क्या एलिमेंट्स क्या हैं, ऐसे कौन से अनासिर हैं जो मिलजुल कर इस पर आवाज़ नहीं उठाते बल्कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है? जैसे अभी फरजाना बारी साहिबा बता रही थी, वो कह रही थी कि पैसों के एव्स ज़्यादातर ये मामला जो है ख़ासतौर पर सिंध में चल रहा है और वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा उम्र के अफराद होते हैं, मर्द हजरात होते हैं जिनसे छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ करा दी जाती हैं और बाज़ मकामात पर यह भी होता है वट्टा सट्टा होता है, विनी कर दिया जाता है, वहाँ पर कुछ इस तरह से पंचायत के फैसले होते हैं। फरजाना बारी साहिबा, कवानीन मौजूद हैं, इन कवानीन में आप क्या समझती हैं कुछ बेहतरी ला के कानून साजी करके कुछ मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है? खासतौर पर सिंध की हम बात कर रहे थे, इंटीरियर सिंध के अंदर ये जो रेशो है ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। 13 साल की बच्ची तो बहुत छोटी होती है। फरजाना साहिबा से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और हम देख रहे हैं कि मकामी सतह पर जो अवामी आगाही है वो होना इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें तालीम के ज़रिए भी कम उम्री की जो शादियां हैं वो रोकने में भी मुआवनत हो सकती हैं। जिस तरह से मदिया ये कह रही थी कि कानून साजी होनी चाहिए और उस कानून को फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बहुत से ऐसे इलाके पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पर फिर उस तरह से कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, मीडिया पर कुछ वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक्शन लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि पहले से उन मामलात को नहीं देखा जाता, पहले से जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो हरकत में नहीं आते हैं। अब आलमी मीडिया की तरफ से खबर रिपोर्ट की गई है जिसमें 14 साला शुमाइला है और 13 साला बहन आमना की जो शादी है वो पैसों की एवज की गई है। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी जो पाकिस्तान के हालात हैं उन पर गुफ्तगू की जा रही है और शदीद तनकीद भी की जा रही है। और अब इन खानदानों की जानिब से बेटियों की कम उम्री में जो शादी का फैसला है वो माली वजूहात की वजह से भी किया जा रहा है, अपने खानदान की कमिटमेंट की वजह से भी किया जा रहा है। बहुत से समाजी और सकाफती अवामिल भी यहाँ पर मौजूद हैं तो उसको भी देखने
देखने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनको शायद अब इस इशू पर भी काम करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के साथ साथ वालिदैन की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि उन्हें बहुत जल्द ही अपने बच्चों को इस रिश्ते में नहीं भेजना। अच्छे मुआशरे के लिए पढ़ी लिखी माएँ होना बहुत ज़रूरी है, और जब कम उम्र में शादी की जाती है फिर ज़च्चगी के मामलात आ जाते हैं। अब बहुत छोटी उम्र में बच्चियाँ माएँ बन जाती हैं, कुछ शरह अमवात जो है वो भी बढ़ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो अमवात की शरह जो है वो रिपोर्ट नहीं हो पाती है, लेकिन जो माँ बन जाती हैं फिर वो चूँकि वहाँ के वो अफोर्ड नहीं कर पाते, छोटी छोटी बच्चियाँ उनकी सही परवरिश नहीं कर पाती हैं, फिर वही सोसाइटी में एलिमेंट आ जाता है, अगर आप पढ़ा नहीं सकते, बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाते, तो फिर रेशो अगर आप तालीम में देखें तो भी हम पीछे रह जाते हैं। अभी तो हम ये कम उम्र की शादियों में 6ठे नंबर पर आ रहे हैं। इंतहाई ये संगीन सूरत हाल है, खासतौर पर इंटीरियर सिंध की हम बात करें तो वहाँ पर ये रेशो जो है ये बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मशरूक भरमनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे स्टोरी की भी हम डिटेल जानना चाहेंगे कि जब भी कोई स्टोरी मंजर आम पर आती है उसके बाद हम देखते हैं कि इदारे हरकत में आते हैं, जिस तरह से वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लिया है और अब तो इंटरनेशनल मीडिया ये खबर रिपोर्ट कर रहा है। हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज बीच में कट गई सर। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो स्टोरी अभी मंजर आम पर आई है, सऊदी खबरसां इदारे ने इसको रिपोर्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि इदारे हरकत में आए, वज़ीर आला सिंध ने कहा इसके इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये अहम वजह यहाँ पर क्या लग रही है? वही वजूहात हैं कि सैलाब के बाद जो सिचुएशन लोगों पर आई फाइनेंशियली, तो अब वो इस तरह से अपनी बेटियों की शादियाँ इसीलिए जल्दी कर रहे हैं? सर आपका बड़ा बहुत शुक्रिया। वैसे मैं अगर दादू की बात करूँ तो 2022 के फ्लड के बाद ये रुझान जरूर बढ़ा है, लेकिन इस एरिया में पहले से ही बचपन की शादियां होती रहती हैं, बल्कि पूरी सिंध में इस तरह का रुझान है। लेकिन एक फैक्टर जरूर ये है कि 2022 की जो फ्लड थी, जो मंचर झील से लेकर हमल झील तक 100 किलोमीटर तक पानी खड़ा था 3 महीनों तक, तो उस एरिया में गुर्बत की वजूहात भी है कि लोग जो हैं वहाँ की जो फसल थी वो अच्छी तरह नहीं हो पाई, या जो अभी तक वो लोग जो हैं काफ़ी सफ़र कर रहे थे मुश्किलातों से। तो उन एरियाज़ की अगर मैं बात करूं तो उनमें जो पहले फिगर थी वो काफ़ी तादाद में बढ़ी हैं। ठीक है, सजोक तंजीम जो है इस पे माशूक साहब बड़ा अच्छा काम कर रही है, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। क्या हुकूमत की सपोर्ट नहीं आपको हासिल, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल भी पा लिया था, 2022 से ये रेशो अगेन बढ़ती चली जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ जी मैडम, बिल्कुल। वैसे सुजाक संसार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ हमारी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, और इन्हीं एरिया में हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ मिलकर। और यहाँ पे जो हर पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है उसमें है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, जिसको मैडम बेनजीर जमाली देखती है। तो अगर इस तरह का वहाँ कोई इवेंट होता है या चाइल्ड मैरिज होती है तो उस पर फौरी एक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ एरिया अभी तक ऐसे हैं कि जहाँ से कोई न्यूज़ नहीं पहुँच सकती, तो उसमें यही होता है कि चाइल्ड मैरिज हो जाती है तो फिर देर से ही खबर पहुंचती है, तो जिसको रिपोर्ट करना या उस पर एक्शन करना थोड़ा मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में कम उम्र की शादियों के खिलाफ जो कवानीन मौजूद हैं उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है, और अगर अमल दरामद नहीं होता है तो फिर अभी तक सजाओं की रेशो क्या है, कितने लोगों को सजा मिली है इस पर? सर मेरे इल्म में जो चीज़ें हैं मैं वो शेयर करूं कि मैं अगर दादू की बात करूं तो मैं समझता हूं कि इससे पहले जब 2014 सिंध असेंबली ने बिल पास किया चाइल्ड मैरिज एक्ट जो आया है, उसके बाद जो हमारे अदारे हैं उनमें ज़रूर उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने एक्शन लिया है। ख़ास तौर पे मैं सिंध से जो दूसरे इलाके हैं जहाँ जहाँ इस तरह के वाक़े हो रहे हैं चाइल्ड मैरिज के, मैं समझता हूँ कि दादू चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी या चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल जो है वो काफ़ी मुतहरिक है, और काफ़ी एरियाज जो हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जैसे आप काचो सर की तरह एक दूर दराज इलाका है, वहाँ जो है ना वो काफ़ी देर से भी न्यूज़ आ जाती है कि कहीं कोई इस तरह का इवेंट हो जाता है। अच्छा माशूक साहब, आर्मी सतह से भी आपको कोई सपोर्ट हासिल होती है, इस बारे में भी बताइएगा हमें। जी नहीं मैडम, असल में हम एक नेटवर्क है गर्ल्स नॉट ब्राइड, वो इंटरनेशनल है, उसके हम मेंबर हैं। बल्कि पाकिस्तान में हम एक्टिव मेंबर हैं। और बाकी यही है कि हम समझते हैं कि जो सपोर्ट होनी चाहिए
तो वो तो नहीं है कि, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम खाली ये नहीं कि हम सिर्फ निशानदही करके हम बैठ जाएं। अगर हम इन गाँव में जाते हैं कि अगर किसी गाँव में इंटर आप होंगे तो एक बच्ची के हाथ में आपको बच्ची नजर आएगी कि वो उसकी बच्ची है, तो छोटी बच्ची जो उनका बचपन चला जाता है, खेल कूद का जो टाइम है वो ज़ाया हो जाता है, उसकी एजुकेशन चली गई, उनकी हेल्थ चली गई। मैं अभी भी ये तजवीज़ करूँगा कि उनकी फलाह बहबूद के लिए हमें जहाँ जहाँ इस तरह का रेशो ज़्यादा हो रहा है, तो अगर इनके जहाँ हो गया है चाइल्ड मैरिज के केस हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ तो ज़रूर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए या उनको अच्छी तरह उनको अच्छा कोई, जैसे सिंध हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो 1 रूम का जो घर दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कोई आइडियल उनको घर दिया जाए ताकि वो बच्ची या बच्चा जिसको अभी शादी हो गई है, ताकि वो। ठीक है मशरूक साहब, आप ही की वो रिपोर्ट है जिसमें आपने कहा कि जिला दादू में अभी तक 2022 से लेकर कम उम्री में सबसे ज्यादा शादियां हुई हैं, वो क्या नंबर था? जी असल में अभी कोई ऑथेंटिक कोई फिगर नहीं है यहाँ की, लेकिन जिस गांव की आप बात कर रहे हैं वहाँ जो है बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जो उनसे जब हम ये न्यूज़ रिपोर्टर की बात है कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2022 की फ्लड के बाद इस एरिया में जहाँ जहाँ दादू के फ्लड अफेक्टेड गाँव थे, उनमें जो फिगर उन्होंने बताए हैं कि ये 2022 के बाद अभी तक के फिगर हैं 43। ठीक है, बहुत शुक्रिया मशरूक बरमोनी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।